उसमें चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 जनवरी को IMF लीडरशिप को कड़ा जवाब दिया। And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूरोपियन बैंक्स के अंदर उनकी सॉल्वेंसी और स्टेबिलिटी इज एट रिस्क, क्योंकि वहां पर जो लोन जो है उन्होंने जो लोन बांटे हैं उसके डिफॉल्ट बढ़ चुके हैं, सारे टाइप के लोन के डिफॉल्ट बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इस लोन डिफॉल्ट के कारण उनको हायर प्रोविजन करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, जब प्रोविजनिंग करना पड़ेगा तो कॉस्ट कटिंग करना ही पड़ेगा। जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको पूरे इंडिया से ये निकालेंगे, ठीक है जी। और जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्क प्लेस में कैसे लेके आना है। और वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हमने मेजर हब बनना है टेक्नोलॉजी का, और कुछ $70 बिलियन जो है वो AI डाटा सेंटर्स में साउथ एशिया के अंदर इन्वेस्ट होंगे, जिसमें सारा पैसा वो ऑलमोस्ट कह रहे हैं के मैं बैंक अकाउंट आधे घंटे में ओपन कर सकता हूँ, 15 मिनट में भी ओपन कर सकता हूँ। ये एक तरह से डिजिटली एम्पावर्ड हुए हैं भारत के अंदर। तो सिमिलरली यूरोप भी वही एक तरह से अपना रहा है। इनफैक्ट यूरोप भारत से एक तरह से दूर ही है, अभी तो उन्होंने चालू किया है। भारत के अंदर तो ऑलरेडी जनधन योजना हमने 7-8 साल पहले ही चालू कर दिया था, 10 साल पहले ही चालू कर दिया था। यूरोप इज लेड बाय 1 डिकेड। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक हाजिर जवाबी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। उन्होंने मंच पर बैठी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा को यह जवाब दिया। वैष्णव का यह जवाब सुन जॉर्जिएवा चुप हो गई, मानो जैसे उनके मुंह में दही जम गई हो। वैष्णव ने कहा कि स्टैनफोर्ड भारत को AI पेनिट्रेशन, तैयारी और टैलेंट में तीसरा, जबकि टैलेंट में दूसरा स्थान देता है। मंत्री ने भारत की AI रणनीति को 5 लेयर्स में बांटा: एप्लीकेशन लेयर, मॉडल लेयर, चिप लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और एनर्जी लेयर। उन्होंने कहा कि हम सभी 5 लेयर्स पर काम कर रहे हैं और हर स्तर पर अच्छी प्रगति हो रही है। विशेष रूप से एप्लीकेशन लेयर पर भारत विश्व को सबसे बड़ा सर्विस सप्लायर बन सकता है। वैष्णव ने जोर दिया कि रॉय बड़े मॉडल बनाने से नहीं, बल्कि एंटरप्राइज के लिए AI एप्लीकेशंस डिलीवर करने से आता है। अधिकांश यूज केस 20-50 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल से हल हो सकते हैं, और भारत ऐसे कई मॉडल्स का बुके विकसित कर रहा है जो विभिन्न सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। आज भारत को एक बार फिर बताना पड़ा। वह जमाना चला गया जब वर्ल्ड बैंक और IMF भारत को नीचा दिखाकर निकल जाते थे। अश्विन वैष्णव ने याद दिलाया, अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है। याद दिलाया कि IMF गलत है, भारत सही है। भारत की AI पावर क्या है और कैसे AI टैलेंट के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है। मतलब साफ है, ग्रुप बनाने वालों को, रेटिंग देने वालों को भारत के बारे में अब सोच समझ कर बोलना होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से पूछनी है। जब हम वह खबरें लाते हैं जो भारत की ढाक और दुश्मनों की बेबसी को दिखाती हैं, तो आपके लाइक्स और सब्सक्राइब में वह जुनून क्यों नहीं दिखता जो एक सच्चे भारतीय में होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि आज का भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन रहा है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज कमेंट बॉक्स में जय हिंद की सुनामी ला देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और अपने आप को एक सिग्निफिकेंट हब बनाने के लिए अपने जो यंग लोग हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। नेशन वाइड ये स्किल प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, और वो समझते हैं कि अगर आपने AI के ऊपर ना इन्वेस्ट किया, अपनी वर्क फोर्स तैयार ना की। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अब ये सारी वर्क फोर्स जो है ना, ये जानी बाहर ही है, और ये बाहर जब वर्क फोर्स जाएगी तो पहली बात तो ये है कि ये मिडिल ईस्ट में जाएगी, अफ्रीका में जाएगी, और जगहों पे जाएगी, यूरोप में जाएगी। मेरा ये मानना है, भारत के अंदर जो हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। आज अगर मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, सिर्फ मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड रख के और अपनी डिटेल्स डाल के मैं बैंक अकाउंट आधे घंटे में ओपन कर सकता हूँ, 15 मिनट में भी ओपन कर सकता हूँ। ये एक तरह से डिजिटली एम्पावर्ड हुए हैं भारत के अंदर।
तो सिमिलरली यूरोप भी वही एक तरह से अपना रहा है। इनफैक्ट यूरोप भारत से एक तरह से दूर ही है। अभी तो उन्होंने चालू किया है, भारत के अंदर तो ऑलरेडी जनधन योजना हमने 7-8 साल पहले ही चालू कर दिया था, 10 साल पहले ही चालू कर दिया था। यूरोप इज लेड बाय 1 डिकेड। कहीं ना कहीं वहां पर जितना रेसिस्टेंस कर सकते हैं। चाइना फिर इनको रेयर अर्थ और मैग्नेट नहीं देगा। चाइना भी चिप बनाता है, भारत ने भी बनाने शुरू कर दी है, लेकिन जिस क्वालिटी का एनवीडिया का चिप है, चाइना उस क्वालिटी का नहीं बना पा रहा है। लोग पहले एक्सेल में फीड करते थे, फिर एक्सेल से रिपोर्ट निकालते थे, वो सब ऑटोमेट हो चुकी है। रिस्क मैनेजमेंट जो काम होता था, वो जो पहले लोग देखते थे प्रोफाइल एनालाइजिंग, वो भी एआई कर रहा है। सब काम एआई कर रहा है। इससे क्या होगा कि सिर्फ टॉप लेवल पे आप देखेंगे पोजीशंस रहेंगे। अंबर जी सोचिए 25 बिलियन ट्रांजैक्शन और उसमें हम चर्चा भी कर चुके हैं। आईएमएफ ने भी काफी सराहा भारत के यूपीआई को, लेकिन उमेश के अंदर आज भी अभी जैसे प्रोसेस ऑटोमेट हो रहे हैं, आज जितने भी काम है एआई कर रहा है, तो उससे देखिए डिजिटल एफिशिएंसी बढ़ी है, हम लोगों को फायदा हुआ है। हम आधे घंटे में अकाउंट खोल पा रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। ऑटोमेशन से देश की 140 करोड़ की जनता को बहुत फायदा बढ़ा है। इतने सारे जनधन अकाउंट खुले हैं, इतने सारे जो डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ है। देखिए यूपीआई के थ्रू कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है। यूपीआई में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, हर महीने कम से कम 25 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का फोकस है एंटरप्राइज की असली समस्या समझाना, उनके बिजनेस प्रोसेस में एआई लगाना और सीधे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। यही वजह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने अर्थव्यवस्था को नया रूप देने वाली प्रगति को स्वीकार करते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले भारत की अब तक की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बेहद प्रभावशाली रहा है। जीएसटी में जो किया गया, खासकर हालिया सरलीकरण, वह अर्थव्यवस्था के लिए बेहद मददगार है। जब कलीपुरी ने उनसे पूछा कि इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए अब भारत को क्या करना चाहिए, तो गोपीनाथ का जवाब स्पष्ट था। उन्होंने कहा, इस मोमेंटम को बनाए रखना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचना ही असली चुनौती है। आज भारत की बुनियाद मजबूत है, न सिर्फ विकास दर के लिहाज से, बल्कि महंगाई भी लो सिंगल डिजिट में है। यह भारत के लिए अच्छी स्थिति है। एडवर्टाइजमेंट। भारत का फोकस है एंटरप्राइज की असली समस्या समझाना, उनके बिजनेस प्रोसेस में एआई लगाना और सीधे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। यही वजह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई सर्विस प्रोवाइडर बनने की ओर है। अब आते हैं उस लाइन पर जिसने दावोस में हलचल मचा दी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि एआई पेनिट्रेशन में भारत टॉप 3 में है और एआई टैलेंट में भारत नंबर 2 पर है। तो सवाल उठता है, अगर टैलेंट में भारत दूसरे नंबर पर है, अगर एआई का इस्तेमाल ग्राउंड लेवल पर भारत सबसे तेज कर रहा है, तो आईएमएफ भारत को दूसरे ग्रुप में क्यों डाल रहा है? यही वह सवाल है जो भारत ने दावोस में ठोक कर पूछा। खैर, कुल मिलाकर भारत इसीलिए भड़का क्योंकि उसे अंडरस्टेटमेंट कर दिया गया, पुराने पैमाने से आंका गया और एआई को सिर्फ पावर गेम की तरह देखा गया। भारत का मैसेज साफ था, एआई का भविष्य वही देश तय करेंगे जो उसे सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, और उस रेस में भारत पीछे नहीं, सबसे आगे खड़ा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप भारत की प्रगति से जुड़ी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।